हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 13 से लेकर 18 दिसंबर के बीच में पांच पांच आईपीओ एक साथ ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो अब 13 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में एक और नया आईपीओ ओपन होने वाला है, इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है, इसका सेक्टर कैसा है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 180 रुपए पर शेयर, 30 मतलब 30 शेयर्स का लॉट है। 5400 मतलब 5400 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 37 मतलब 37% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी देखिए दोस्तों, अनाउंसमेंट हुई थी अभी आईपीओ की, तो दो ही आईपीओ अनाउंसमेंट के अंदर थे। एक तो डॉम्स आईपीओ, दूसरा इंडिया शेल्टर का आईपीओ। फिर क्या है कि धीरे धीरे करके पांच पांच आईपीओ एक साथ हो गए हैं। तो अब क्या है कि डिमांड पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि आईपीओ अच्छे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे आईपीओ होंगे, इन्वेस्टमेंट इधर उधर बटेगा, तो ये तो इफेक्ट पड़ना ही है। मैंने आपको कहा कि अब आईपीओ नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, आते हैं तब एक साथ आते हैं। तो ये थोड़ा अजीब सा सिस्टम हो रखा है, समझ नहीं आ रहा है। अब देखते हैं इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ जाने दीजिए। अभी तो डिमांड ठीक चल रही है, पर एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद क्या है कि एक्चुअल डिमांड हमें पता चल पाएगी। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1998 मतलब 1998 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 25 साल पुरानी कंपनी है। अपने ही सेक्टर के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये कंपनी जो है हाउसिंग फाइनेंस मतलब प्रोवाइड करवाती है। हाउसिंग फाइनेंस मतलब होम लोन्स वगैरह जिसको बोलते हैं, घर के ऊपर जो लोन देती है वो ये प्रोवाइड करवाती है, और उससे जो ब्याज आता है वहां से इसकी कमाई होती है। मतलब लोग क्या है कि घर बनाने के लिए एक तो लोन लेते हैं, रिनोवेशन के लिए लोन लेते हैं, प्लॉट खरीदना हो या कोई नया घर खरीदना हो, उसके लिए जो भी लोन वगैरह लेते हैं तो वो ये लोन प्रोवाइड करवाती है। फिर क्या है कि ब्याज आता है लोगों को, मतलब किस्त भरनी पड़ती है, थोड़ा बहुत ब्याज लगता है, तो वो ब्याज से जो कमाई होती है वो ही इसकी मेन कमाई है। और इसका जो टेन्योर पीरियड होता है, टेन्योर मतलब ये 20 साल की किस्त वगैरह चलती है। जैसे कोई एक साथ ब्याज लेता है, कोई 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक ये लोन देती है, ठीक है, तो उसका टेन्योर पीरियड 20 साल का होता है कि भाई 20 साल तक किस्तें चलती है। लोग मतलब एक साथ तो भर नहीं पाते हैं, लोन कौन लेगा, जिसको जरूरत होगी वो धीरे धीरे भर पाएगा। तो टेन्योर पीरियड 20 साल का होता है, और ये अब तक 5500 करोड़ रुपए तक के लोन दे चुकी है। और इसकी टोटल 15 स्टेट्स मतलब 15 राज्यों के अंदर करीब करीब 203 ब्रांचेस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया सेक्टर कैसा है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, सेक्टर ठीक है और सदाबहार भी है, क्योंकि फाइनेंस की डिमांड हमेशा रहती है। लोन वगैरह लेने के लिए होम लोन्स वगैरह की डिमांड हमेशा रहेगी। पर इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लिस्टेड भी खूब है, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है। मतलब जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है तो खूब कंपनियां हैं, कंपटीशन खूब हाई है इस सेक्टर के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्टर तो ठीक ठाक है। सेक्टर कोई ऐसा यूनिक सेक्टर नहीं है कि ये कंपनी कोई एकदम अलग यूनिक सेक्टर से आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक ठाक सेक्टर मुझे लगा। जो पर्सनली मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप डिसीजन कुछ भी मत बनाइएगा। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जानते हैं। तो 2021 से 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, तो जिसके अंदर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल इसके एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब बड़े हैं। इसका रेवेन्यू देखिए 2021 से 2023 के अंदर वो भी बढ़ा है, साल दर साल ग्रोथ है, लगभग 2 गुना जैसा हो गया रेवेन्यू, तो ये तो अच्छी बात है। फिर प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व कैश आज की तारीख में 1365 करोड़ रुपए के हैं। फिर उसके अलावा देखा जाए इसके ऊपर बोरोइंग्स भी ज्यादा है, हर साल इसकी बोरोइंग्स मतलब उधारी भी बढ़ रही है। और देखिए दोस्तों, ये लोन देने वाली जो कंपनियां उनके ऊपर उधारी रहती है, क्योंकि ये पैसा कहाँ से लाएगी, ये खुद भी लोन से लोन लेते हैं, उसके बाद आगे पैसा देते हैं। मतलब आरबीआई वगैरह है जो अब जहाँ से भी लोन की इनकी सुविधा होती है वहाँ से लेते हैं, तो लोन तो इनके ऊपर होता ही है। और जनरली बैंक वगैरह होती है उनके ऊपर भी लोन होता है, तो ये तो नॉर्मल है। फाइनेंशियली ठीक नजर आ रही है क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। फिर इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीबन 27 का, 27 का। और इसके जैसी जो भी कंपनियां लिस्टेड है जैसे आवास हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस, होम फर्स्ट, ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं, उनके लगभग बराबर ही ये वैल्यूएशंस मांग रही है। मतलब लगभग 27 का पी है सबका, उसके आसपास ही है। और रेवेन्यू के मामले में ये सबसे छोटी कंपनी है, जो भी ये मैंने पीयर कंपटीटर्स आपको बताया उनसे सबसे छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन उनके बराबर मांग रही है।
तो देखा जाए तो वैल्यूएशंस महंगी तो नहीं है, इनसे महंगा तो नहीं है, पर जिस हिसाब से रेवेन्यू के मामले में सबसे छोटी है तो वैल्यूएशंस और सस्ती कर सकते थे, थोड़ा और सस्ता देते तो बढ़िया रहता। तो इन्होंने लिस्टिंग गेंस के लिए तो कोई स्कोप छोड़ा नहीं है, पर जीएमपी तो अच्छी चल रही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए। तभी देखा जाए तो सस्ती वैल्यूएशंस नहीं है। फिर इसकी आरओई 13% की है, वो भी कम है। 13% बहुत कम होती है, 15% मिनिमम होनी चाहिए किसी भी कंपनी की आरओई, आरओसी वगैरह, अगर आप ग्रोथ वाली कंपनी देख रहे हैं तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 13 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और साथ में इसके डॉम्स का आईपीओ भी ओपन रहेगा। डॉम्स इससे थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 469 रुपए से लेकर 493 रुपए के बीच में। 30 शेयर्स का ये लॉट है। इसका इश्यू साइज है 1200 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 800 करोड़ रुपए के। ऑफर फॉर सेल के अंदर 400 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी ये सेल करेंगे। और फ्रेश इश्यू के अंदर जो पैसे जुटा रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह के अंदर ही पैसे काम आएंगे, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम आएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 20 दिसंबर को। आजकल अब सब आईपीओस जल्दी ही लिस्ट होंगे, जल्दी पैसे फ्री हो जाएंगे, ये अच्छी बात है। तो क्या है कि आईपीओस के बीच में गैप होता है ना, तो बढ़िया बात होती है। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें तो जीएमपी तो अभी ठीक चल रही है, मिनिमम 20% का क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से तो ठीक चल रही है। पर ओवरऑल मैं सेक्टर वगैरह देखता हूं तो मुझे कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, कुछ खास कंपनी नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए कि भाई इसको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, उस हिसाब से हमें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से सोचना चाहिए। अभी जीएमपी तो ठीक है, बाकी ओवरऑल मुझे आईपीओ ठीक ठाक लग रहा है, खास नहीं लगा। ये पर्सनली जो मेरा व्यू है मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अनुसार आप डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। फिर बात करें इसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पर्सनली देखें तो सेक्टर मैंने आपको बताया ठीक ठाक सेक्टर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी खूब सारी कंपनियां लिस्टेड भी अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है। तो इससे कुछ ये अलग क्या करती है, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनीज है, कंपटीशन हाई है, तो इससे कुछ अलग तो होना चाहिए। तो देखिए हमने पीयर कंपटीटर से भी इसको कंपेयर किया। रेवेन्यू के मामले में छोटी कंपनी है पर उनके लगभग बराबर ही वैल्यूएशंस मांग रही है। उसके अलावा इसकी आरओई वो भी 15% से कम है, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और 25 साल से ये कंपनी सेक्टर के अंदर, तो रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है। बाकी हाँ फाइनेंशियली ऐसे ठीक नजर आ रही है कि भाई रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ठीक ग्रोथ नजर आ रही है, मतलब जो पिछले सालों से ग्रोथ देखे वो ठीक है। तो ओवरऑल ठीक ठाक मुझे एक आईपीओ नजर आ रहा है, मतलब एक ठीक ठाक आईपीओ इसको कह सकते हैं। अगर इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आती है तो मुझे लगता है डिमांड बन सकती है। तो उस हिसाब से हमें एंकर लिस्ट वगैरह का वेट करना चाहिए, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पर्सनली मैं तो ऐसी कंपनी मतलब जनरली लॉन्ग टर्म में होल्ड करता हूं जो यूनिक हो, अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग हो, कुछ इसके अंदर ग्रोथ वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे हो, तो वैसा मैं होल्ड करने का सोचता हूं। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए, या अप्लाई नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैं तो वेट करूंगा अभी पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट का। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।